अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मेरे सवाल और मैं हूं मंसूर अली खान। नाज़रीन, पाकिस्तान शदीद मुआशी मुश्किलात का शिकार है। हुकूमत सख्त फैसले करने पर मजबूर है, जिसकी वजह से पेट्रोलियम मसनूआत समेत बिजली और गैस की कीमतों में हैरानकुन इजाफा भी हुआ। मगर इन सख्त फैसलों के असरात कम दिखाई दे रहे हैं और आज पाकिस्तानी रुपए में मजीद गिरावट के बाद डॉलर की कीमत में रिकॉर्ड इजाफा हुआ है, जिसके बाद $1 209 रुपए से तजावुज कर गया। एक तरफ इस महंगाई से अवाम की चीखें निकल गई हैं, तो दूसरी तरफ फैटफ यानी फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने ग्रे लिस्ट से मुतालिक ममालिक के स्टेटस का ऐलान भी आज मुतवक्के है। FATF ने पाकिस्तान को 2 मरहलों में 34 निकात पर अमल दरामद का कहा था और गुज़िश्ता इजलास में पाकिस्तान ने 34 में से 32 शराइत पर पहले से ही अमल दरामद कर दिया था। इस मरतबा पाकिस्तान ने तमाम 34 निकात पर अमल दरामद कर दिया है और इन्हीं कोशिशों की वजह से पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से निकाला जा सकता है। 4 साल के तवील अरसे के बाद अगर पाकिस्तान ग्रे लिस्ट से निकल जाता है तो ये बहुत बड़ी और अच्छी खबर होगी। फैटफ की जानिब से पाकिस्तान को पहली दफा 2008 में ग्रे लिस्ट में डाला गया और 2 साल बाद 2010 में तरामीम के बाद पाकिस्तान को इस लिस्ट से निकाल दिया गया। सन 2012 से 2015 तक पाकिस्तान एक बार फिर ग्रे लिस्ट में रहा और फिर 3 साल के अरसे के बाद जून 2018 में एक बार फिर पाकिस्तान को FATF की ग्रे लिस्ट का हिस्सा बनाया गया था, जिसके बाद से पाकिस्तान में सरमाया लगाने वाले ममालिक की तादाद कदरे कम हो गई थी। मगर आज अगर फैसला पाकिस्तान के हक में आता है तो एक उम्मीद की किरण जागेगी, जिससे पाकिस्तान की मईशत यकीनी तौर पर बेहतर होगी, गैर मुल्की सरमायाकारी में इजाफा होगा और ये पाकिस्तान की सफारती सतह पर एक बड़ी कामयाबी भी होगी। दूसरी जाने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ फैटफ के फैसले से पहले ही सारा क्रेडिट खुद लेने की कोशिशों में है। फैटफ के इस फैसले के बाद अवाम 5 सवाल पूछते हैं। सवाल नंबर 1, ग्रे लिस्ट से निकलने का क्रेडिट दरअसल किसको जाता है? क्या ये सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कामयाबी होगी या फिर मौजूदा हुकूमत और पाकिस्तानी फौज भी असल क्रेडिट की हकदार है? सवाल नंबर 2, फैटफ के पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सारा क्रेडिट खुद लेना चाहती है और इस फैसले से पहले ही तहरीक इंसाफ के रहनुमा एक दूसरे को शाबाशी भी दे रहे हैं। तो क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मौजूदा महंगाई की भी जिम्मेदारी लेगी या सिर्फ अच्छे काम का क्रेडिट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का और मुआशी सूरत हाल की जिम्मेदार मौजूदा हुकूमत है? सवाल नंबर 3, फैटफ की ग्रे लिस्ट में होने से पाकिस्तान में महदूद सरमायाकारी हो रही थी, तो अगर फैसला हक में आता है तो बेहतर मुआशी मुस्तकबिल की उम्मीद रखनी चाहिए। सवाल नंबर 4, माहिरीन के मुताबिक FATF की ग्रे लिस्ट से निकलने के बाद मामलात हल होने में 6 से 8 माह लग सकते हैं, तो इस सूरत हाल में मुल्क की मुआशी हालत बेहतर होने में कितना अरसा दरकार होगा? सवाल नंबर 5, अब तक पाकिस्तान का नाम ग्रे लिस्ट में 3 बार डाला जा चुका है, तो क्या मौजूदा हुकूमत तवील मुद्दती इक़दाम कर पाएगी ताकि आइंदा फैटफ पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में ना डाल सके? इन मामलात के ऊपर बात करेंगे। इसके साथ साथ मेरे कप्तान इमरान खान साहब ने एहतजाज की कॉल दे दी है। 9 बजे कहा गया है कि तमाम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चाहने वाले इकट्ठे हों और उसके बाद 10 बजे इमरान खान साहब उनसे खिताब भी करेंगे। 6 दिन की डेडलाइन थी, लेकिन इस 6 दिन की डेडलाइन के बाद अगला एहतजाज जो है वो तकरीबन 24-25 दिन के बाद आने जा रहा है। इसके साथ साथ 2-4 खबरें और भी हैं। पंजाब के अंदर जो कुछ हो रहा है, पंजाब की काबीना का जो दूसरा मरहला है वो मुकम्मल नहीं हो सका और पंजाब का बजट भी जो है वो पंजाब असेंबली में पेश नहीं किया गया। इसके ऊपर भी तफसील से बात करेंगे। इसके साथ साथ शहबाज गिल साहब ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मलिक रियाज साहब के हवाले से भी चंद अहम बातें उन्होंने कही हैं, उसके बारे में भी तफसील से बात करेंगे। अपने पैनलिस्ट का इंट्रोडक्शन कराता हूँ। मेरे साथ सीनियर तजियाकार मुनीफ फारूक साहब हैं, तजियाकार अतर काजमी साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं और मुस्लिम लीग नून के रहनुमा तलाल चौधरी साहब भी आज हमारे साथ मौजूद हैं। तमाम मेहमानों का बहुत शुक्रिया। तलाल साहब, सबसे पहले आपके पास आना चाहूँगा, ये बताइएगा कि ग्रे लिस्ट के हवाले से, फैटफ की ग्रे लिस्ट के हवाले से सुनने में आ रहा है कि पाकिस्तान के लिए बड़ी अच्छी खबर आने जा रही है, लेकिन सुबह से ही सोशल मीडिया के ऊपर मैं देख रहा था कि एक अजीब बहस शुरू हो गई है कि असल में इसका क्रेडिट किसको जाता है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये कहती है कि जनाब ये हमारी मेहनत है, ये हमारी कोशिश है जिसकी वजह से ये फल पाकिस्तान को आज मिलने जा रहा है। आप हुकूमत से ताल्लुक रखते हैं, आप भी मानेंगे इस बात को कि असल क्रेडिट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ही जाता है? बहुत शुक्रिया खान साहब। मैं तो कहता हूँ चले, अगर ये तस्लीम करते हैं कि ये क्रेडिट उनको जाता है तो हम मान जाते हैं।
मगर फिर आईएमएफ का जो मुआहदा है, पेट्रोल की जो प्राइसेस बढ़ी हैं, जो बिजली की प्राइसेस बढ़ानी पड़ी हैं, जो डिवैल्यू पैसा हुआ है आईएमएफ के मुआहदे की वजह से, जो पाकिस्तान की इस वक्त इकोनॉमी की हालत है, उसका भी फिर क्रेडिट उन्हें को ही जाना चाहिए। ये तो नहीं हो सकता कि महंगाई का क्रेडिट आईएमएफ के पुराने मुआहदे का जो क्रेडिट वो सारा इस हुकूमत को मलबा उठाना पड़े, और अगर कोई अच्छी चीज़ आ गई है तो उसका क्रेडिट जो है वो अब खान साहब को ही जाएगा। तो मेरा ख्याल है खान साहब सोच लें, अगर क्रेडिट उन्होंने लेना है तो वो फिर सारी चीज़ों का ही मिलेगा। और मेरा नहीं ख्याल कि इस तरह लोग मानेंगे कि भी एक चीज़ जो है वो अच्छी चीज़ जो है वो उन्होंने की है तो दूसरी। सो पाकिस्तान के मौजूदा जो हालात हैं और स्पेशली जो फेटफ है, इसमें तो अपोजिशन ने इनसे तावन किया कानून साजी में। इसमें फोर्सेस ने एक स्पेशल सेक्रेटेरिएट बनवाया उसकी इम्प्लीमेंटेशन के लिए उन लॉज की। पाकिस्तान में इसमें तमाम एजेंसीज ने रोल प्ले किया और उसके बाद जाकर ये नतीजा निकला। तो खान साहब की हुकूमत तो एक छोटा सा हिस्सा है, और खान साहब इसका अगर क्रेडिट लेते हैं तो मेरा ख्याल उनको फिर बाकी तमाम चीज़ों को भी मद्देनजर रखना चाहिए जो इस वक्त मुल्क में हो रही हैं। चलें इस पर मजीद बात करते हैं। अतर काजमी साहब भी हमारे साथ हैं। अतर साहब, आप किस तरह देखते हैं? सर, तलाल साहब का ये कहना है कि जनाब इसका क्रेडिट लेना तो फिर महंगाई का माशी सूरत हाल है उसका क्रेडिट भी फिर लें, जिम्मेदारी लें इस बात की कि जो मईशत का हाल हुआ है वो भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की वजह से है। देखिए, जहां तक फैटफ का ताल्लुक है, उसमें ऑब्वियसली पिछली हुकूमत ने काफी ज्यादा काम किया, और उस हवाले से जो कानून साजी करनी थी उसमें हकायक ये हैं कि जब वो कानून सामने लाए गए तो अपोजिशन की जानिब से, उस वक्त की अपोजिशन की जानिब से शदीद मुखालफत की गई। उनकी जानिब से 12 वॉकआउट करने की बात हुई। उन्होंने कहा कि किसी सूरत में हम इन कानून की हमायत नहीं करेंगे। वो अपने लिए हुकूमत के बकौल, उस वक्त की हुकूमत के बकौल NRO मांगते रहे। तो अब अगर मौजूदा हुकूमत उसका क्रेडिट लेगी तो वो अचंभे की बात है। अगर इमरान खान साहब उसका क्रेडिट ले रहे हैं या उनकी जमात उसका क्रेडिट ले रही है तो वो तो कोई ऐसी अचंभे की बात नहीं है, इसलिए कि जितने भी इकदाम हुए वो उन्हीं के टेन्योर में हुए। आप देख लें, DGMO के अंदर फौज ने एक स्पेशल वहां पे अफसरान को तैनात किया। इसके साथ साथ DGISI का जो डायरेक्टरेट है वहां पे भी अफसरान को स्पेयर किया गया और सब ने मिल के काम किया। लेकिन जिस वक्त ये मिल के काम हो रहा था, जो 1 पेज था उस पे उस वक्त की अपोजिशन को बहुत ज्यादा तकलीफ होती थी। वो कहते थे ये सिलेक्टेड है, ये फौज के साथ मिलके क्यों काम कर रहा है, ये वही 1 पेज है जिसपे उस वक्त तनकीद होती थी। अब उनको ये क्रेडिट दे रहे हैं कि जनाब इसमें फौज का क्रेडिट है। यकीनन क्रेडिट है, इसलिए कि जितने भी इदारे थे जो हुकूमत के अंडर थे वो सब मिलके काम कर रहे थे। तो काम जो भी हुआ है इस हवाले से, फैटफ के हवाले से, वो तो पहले ही हो चुका था इमरान खान साहब की हुकूमत के दौरान, और उसी के ऊपर ये फैसला आना है जिस तरफ भी फैसला है। जहां तक महंगाई का ताल्लुक है वो एक डिफरेंट चीज है, वो इकोनॉमिक चीज है। उसमें आप कह सकते हैं कि खान साहब की हुकूमत के कुछ फैसले ऐसे थे जिनकी वजह से नुकसान हुआ और अभी महंगाई बढ़ी है, या उन्होंने जो IMF से मुआहिदा किया वो ठीक नहीं था। लेकिन ये दो अलग अलग चीजें। फैटफ के हवाले से अहम खबर, पाकिस्तान ने वो कदम बढ़ाना शुरू कर दिए हैं और बताया गया है कि फैटफ के सिलसिले में इनका एक वफ्द भी जो है वो पाकिस्तान आएगा और उसके बाद हतमी फैसला अक्टूबर तक ले लिया जाएगा पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से निकालने के हवाले से। मुनीफ फारूक साहब, अतर काजमी साहब और तलाल चौधरी साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। तलाल साहब, एक अहम खबर की तरफ हम गए थे, आप इस पर तबसरा कर रहे थे। अतर काजमी साहब ने कहा था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को आपको बिलाखिर इसका क्रेडिट देना पड़ेगा। देखिए, मैंने तो कहा है और मैं दोबारा कह रहा हूँ कि क्रेडिट जो है वो फिर तमाम चीजों का लें। IMF के मुआहदा की भाई लें, होने वाली महंगाई जो है उसका भी लें, मईशत के बुरे हाल का भी लें। और मैं इनको याद करवा दूं फैटफ के हवाले से कि यहाँ इन्हीं टीवियों पर बैठ के तज्जिया निगार कहा करते थे कि ये सिर्फ मुआशी फोरम नहीं है, ये एक सियासी फोरम है। यहाँ पर सफारतकारी जो है, जो बड़े मुल्कों से तल्कात है, वो बड़े मैटर करते हैं। तो अगर आपके सफारती तल्कात अच्छे होंगे तो फैटफ से निकलेंगे, नहीं तो हमेशा मायूसी का इजहार किया जाता था। उस वक्त भी इकदाम हम यही करके लेके जाते थे। तो मेरा ख्याल है ये एक जो पहलू है इसको देख लें कि क्या पिछले 2-2.5 महीनों में वो तल्कात जो टर्की के साथ हो या अमेरिका के साथ या बाकियों के साथ रिपेयर किए गए हैं, मैं रिपेयर का वर्ड इस्तेमाल कर रहा हूँ, इस हद तक खराब किए गए थे, लोग इस हद तक नाराज थे
मुस्लिम मुल्कों से लेकर और बाकी कि उसको रिपेयर किया गया है। तो एक ये मुआशी सिर्फ प्लेटफॉर्म नहीं है फैटर, ये सियासी और मुआशी दोनों यहाँ चीजें मिलती हैं। सफारती तलकात जो है वो भी मैटर करते हैं जब आपकी वोटिंग होती है, जब आपके फैसले किए जाते हैं। मुनीफ फारूक साहब, ये सर सारी गुफ्तगू आपने सुनी है, एक बहस जाहिर बात है शुरू हो गई है। एक अच्छी खबर तो आई है पाकिस्तान के लिए कि वी हैव स्टार्टेड टेकिंग दो स्टेप्स के अब अक्टूबर में जाके इसका हतमी फैसला भी जो है वो हो जाएगा। अगर वफ्त आ रहा है तो ऑब्वियसली प्रोसीजरल एक जो तरीकाकार है वो यही है कि वफ्त आता है, फिजिकली आके एग्जामिन करता है और उसके बाद 6-7 महीने इसके अंदर लग जाते हैं इस चीज़ को पूरी तरह इम्प्लीमेंट करने में। लेकिन आप क्या सोचते हैं, क्या सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इसका क्रेडिट मिलना चाहिए या मुस्लिम लीग नून से, जिस तरह अभी थोड़ी देर पहले तलाल साहब कह रहे थे कि नहीं जनाब हमारी भी सफारतकारी है, इसको भी बीच में आप कंसिडर किए बगैर आगे नहीं बढ़ सकते? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया मंसूर साहब। देखिए, 2-3 चीजें हैं। एक तो ये कि ये इनको किसी भी चीज को आप आइसोलेशन में नहीं देख सकते। सबसे बड़ा इशू ये है कि जो FATF का मामला था या फैटफ जिसे हम कहते हैं उसका मामला था, इसमें कुछ तो वो काम थे जो हमने करने थे। साबका हुकूमत के अंदर ऑलरेडी 25-26 इश्यूज जो थे, प्रोटोकॉल्स जो थे वो हमने पूरे किए, 1 या 2 रहते थे जो हमने करने थे। तो इसके साथ साथ जो डिप्लोमेटिक एंगल था इसका, वहां पर भी बहुत सा काम करने की जरूरत थी और वो फॉरेन ऑफिस को पता है, पाकिस्तान की फौज को पता है कि वहां क्या इश्यूज थे। देखिए, अगर क्रेडिट या डिसक्रेडिट उसकी डिबेट को अगर हम 1 मिनट के लिए साइड पे रखें तो ये ज़हन में रखिए, बड़ा अलार्मिंग है पाकिस्तान के लिए, क्योंकि हम एग्जिस्ट करते हैं ग्लोबल लैंडस्केप के ऊपर। ऑल्दो हमारी प्लेसमेंट क्या है ये तो खैर कोई और ही इवैल्यूएट कर सकता है ऑब्जेक्टिवली, लेकिन ये बहुत बड़ा इशू था कि हमारे मुल्क में जो मनी लॉन्ड्रिंग है उसके हवाले से कानून बना, ठीक है जी, 2010 का कानून है मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, लेकिन कन्विक्शन कोई नहीं है। वो उसकी एक बहुत बड़ी वजह ये भी है कि जो वाइट कॉलर क्राइम है या मनी लॉन्ड्रिंग का जो क्राइम है उसको साबित करना ही बड़ा मुश्किल है, उसके पैरामीटर्स बहुत हाई हैं। और इशू ये है कि यहाँ पर हर सियासी केस को, हर उस केस को जिसके अंदर रिवर्स रिमिटेंस, कैश इन हैंड या कैश डिस्ट्रीब्यूट किया गया हो या कैश को किसी एक जगह से निकाल के दूसरे अकाउंट में डाला गया हो, तो उसे लॉन्ड्रिंग के जुमरे में लाने की कोशिश की जाती है। जबकि इशू ये है कि अगर आप फाइनेंशियल क्राइम्स को पढ़ें और मनी लॉन्ड्रिंग को पढ़ें तो उसके अंदर जो बेसिक इंग्रेडिएंट है मनी लॉन्ड्रिंग का, वो सबसे बड़ा एक है कि आपने साबित करना है कि कोई भी जो रकम है जिसे हम प्रोसीड कहते हैं वो प्रोसीड ऑफ क्राइम है। तो वो साबित हो नहीं पाती, लेकिन हम उसको लेबल लगा देते हैं कि वो मनी लॉन्ड्रिंग है। बट फ्रैंकली हमाद अदर साहब को भी क्रेडिट मिलना चाहिए, गुज़िश्ता हुकूमत को भी क्रेडिट मिलना चाहिए। और अगर डिप्लोमेटिक लेवल के ऊपर हिना रब्बानी खैर साहबा ने कोई अच्छा काम किया है या इस छोटे स्पैन के अंदर, जो कि मेरे ख्याल में क्रेडिट अगर देना है जो मैं समझता हूँ फेयरली, तो वो हमाद अदर साहब को या उनकी टीम को मिलना चाहिए, क्योंकि बहुत से ऐसे काम थे जो उनको करने थे, उन्होंने किए। लेकिन ये भी जहन में रखिए कि ये ऐसा नहीं था कि कोई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने ही इसका कोई हल ढूंढ लिया था या करना था। फ्रैंकली कोई भी हुकूमत होती, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जगह कोई और भी पीपल्स पार्टी की होती, मुस्लिम लीग नून की होती, यही काम करने थे, मजबूरी थी, बिकॉज आप उस ग्रे लिस्ट के अंदर चले गए थे और मजबूरी। और ये भी मैं आपको बता दूं कि बड़ा मिसकंसेप्शन है कि जी वो जी फलाने की वजह से चले गए, किसी की वजह से नहीं चले गए। डिस्कशन को मजीद आगे बढ़ाना चाहूंगा, खास तौर पे इस सारे मामले के दौरान इमरान खान साहब ने इतवार की एक कॉल दी हुई है, एहतजाज की कॉल दी हुई है। यह एहतजाज किस हद तक सीरियस हो सकता है इमरान खान साहब की जानिब से, क्योंकि इससे पहले 26 तारीख को उन्होंने ऐलान किया था कि 6 दिन की मैं डेडलाइन दे रहा हूँ। उस डेडलाइन के बाद तारीख तो कोई नहीं आई। अब ये पहली दफ़ा एक एहतजाज की कॉल उन्होंने दी है। इस हुकूमत के लिए कितनी बड़ी परेशानी ये साबित हो सकती है, बात करते हैं ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। नाज़रीन, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। अब कुछ बात करते हैं इमरान खान साहब की कॉल की। इतवार की कॉल दी गई है। इमरान खान साहब ने कहा है कि एहतजाज, महंगाई के हवाले से एहतजाज रिकॉर्ड किया जाएगा। पेट्रोल और डीजल की कीमतें जो बढ़ाई गई हैं उसी सिलसिले में यह एहतजाज होगा। हमारे साथ तलाल साहब भी मौजूद हैं। तलाल साहब, पेट्रोल और डीजल की कीमतों में जो आप लोगों ने इजाफा किया है अभी तक,
उसकी वजह से अवाम भी परेशान है, सख्त परेशान है। और इमरान खान साहब को एक अच्छा मौका मिला है दोबारा एहतजाज करने का, और ये आपके लिए एक बहुत बड़ी परेशानी साबित हो सकती है। इमरान खान साहब कह रहे हैं आप सोच नहीं सकते कि कितनी बड़ी परेशानी और दर्द सर बनकर मैं आ रहा हूं आप लोगों के लिए। तो आप लोग तैयार हैं इसके लिए? देखिए खान साहब, इसमें कोई शक नहीं है कि इससे परेशानी में लोगों की इजाफा हुआ है, और ये फैसला जो है ये हमने कोई दिल पर पत्थर रखकर और इंतहाई बोझल दिल से लिया है। और कोई पॉलिटिकल पार्टी ये नहीं चाहेगी कि वो इस तरह के फैसले ले जिससे आम आदमी पर बोझ बढ़े। मगर खान साहब, हमारे सामने दो रास्ते थे। एक, पाकिस्तान को उसी हालत में तन्हा अकेले छोड़कर इलेक्शन में चले जाते, और फिर वो इंटरम गवर्नमेंट का जो अरसा था उसमें ना आपको कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन पैसे देता, और पाकिस्तान के हालात जो कि मुआजना हो रहा था श्रीलंका से, खुदा ना खास्ता वो सूरत हाल पैदा होती, हम अपने सियासी फ़ायदा देखने की बजाय, हमने पाकिस्तान को तन्हा छोड़ने की बजाय मुश्किल फैसलों का लेने पड़े हमें, और हमने ये पाकिस्तान के लिए लिए हैं। सो ये सब कुछ किचका किया कराया है। वो फैटफ पे जब खान साहब आके मुबारकबादें, और अभी शाह महमूद कुरैशी साहब तो इंटरव्यू भी दे रहे हैं, तो उन्हें मेरा ख्याल है IMF का मुआहदा भी इतवार की रात को हम ले आएंगे। 175 सफ़े का जो वो मुआहदा है वो लेकर आ जाएंगे, बता देंगे कौम को, और उसके बाद जितना हमारा कसूर है वो हमारे पल्ले डाल दे, जिनका इतना इनके डाल दे। बाकी ये खान साहब की कारकर्दगी जो है वो न जाने किस वो है कि कारकर्दगी की बुनियाद पर उन्हें कोई वोट देगा, या कारकर्दगी की बुनियाद पर उनको कोई दोबारा कंसिडर भी करेगा। जिसने हर शोबे में बुजदार लगाए, हर बजट नए वजीर खजाना ने दिया, रेंटे वजीर खजाना का कॉन्सेप्ट इन्होंने शुरू किया, यानी 4 बजट 4 वजीर खजाना, लातादाद FBR चेयरमैन, उसके बाद टीम आपके पास ना खजाना की, ना कानून की, ना इंटीरियर की, पंजाब जैसे सूबे के लिए चलाने के लिए कोई नहीं, और आप क्या बात करते हैं। मुझे सर इजाज़त, अतर काज़मी साहब, तलाल साहब ने हमें इजाज़त दी है कि इसको असेस कर लें कि जनाब जो मौजूदा माशी सूरत हाल है उसमें आप लोग खुद डिसाइड कर लें कि इमरान खान साहब कितने जिम्मेदार हैं और मौजूदा हुकूमत कितनी जिम्मेदार है। आप क्या परसेंटेज देंगे सर, ये जो आज की सूरत हाल है, पेट्रोल डीजल कीमतें की जो बढ़ी हैं और महंगाई का जो तूफान आया है, आप किसको कितनी परसेंटेज देंगे? देखिए, टू बी ऑनेस्ट, मैं इस पोजीशन में तो नहीं हूं मैं किसी को परसेंटेज दूं। ये तो आप इकोनॉमी की जो सिचुएशन होती है वो ओवरनाइट तो नहीं होती, आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें डेवलप होती हैं। लेकिन कुछ हकायक हैं जो हमारे सामने हैं, और हकायक भी तलाल चौधरी साहब की अपनी हुकूमत के हैं। वो हकायक ये हैं कि पिछले साल इकोनॉमी हमारी 6% बढ़ी थी, और पूरी दुनिया में ग्लोबल रिसेशन भी हमने देखा, कोरोना की सूरत हाल भी थी। उसके साथ साथ हर सेक्टर, तकरीबन हर सेक्टर में जो हदफ मुकर्रर किया गया था उससे ज्यादा हुकूमत ने अचीव किया था। ये हकायक हैं। और अब 2 महीने के दौरान हमने क्या देखा कि 80 रुपए से ज्यादा पेट्रोल की कीमत बढ़ गई, डीजल की कितनी कीमत बढ़ी वो भी आपके सामने है, कुकिंग ऑयल की, दीगर चीजों की जिस चीज की कीमत बढ़ी है वो हमारे सामने है। अब जो फैटफ का मामला था वो तो कोई भी हुकूमत होती तो उसने ये करना था, ये भी हमने मान लिया। लेकिन ये जो IMF का मामला है, ये तो हर हुकूमत इंडिपेंडेंट होती है, ये चाहे तो आज पुल आउट कर लें। ये तो ज्यादा तजर्बाकार है ना। 2-3 महीने पहले तो ये कह रहे थे कि 70 रुपए का पेट्रोल होना चाहिए, तो इनके पास यकीनन कोई ना कोई फार्मूला होगा ना। उस वक्त मिफ्ता इस्माइल साहब के पास, शहबाज शरीफ साहब के पास, उस वक्त वो ये कह रहे थे कि मेरा नाम बदल के इमरान नियाज़ी। अतर साहब, मेरा एक सवाल यहाँ पे बनता है, क्या ये हकीकत नहीं है कि ना तो इमरान खान साहब के पास कोई फॉर्मूला था और ना इन लोगों के पास कोई फॉर्मूला है? इस मामले के ऊपर बेसिकली तो सियासत होती रही है पिछले कई सालों से। पेट्रोल के ऊपर, डीजल के ऊपर सब्सिडी दी जाती रही है जो कि नहीं दी जानी चाहिए थी एक्चुअली, क्योंकि हम इसको अफोर्ड ही नहीं कर सकते थे, हम इस बिल को अफोर्ड ही नहीं कर सकते थे। पिछलों ने भी गलती की, इससे पहले जब नून लीग की गवर्नमेंट थी 2013 से लेकर 2018 तक, ये गलती उस वक्त भी चल रही थी। इमरान खान साहब ने भी इस गलती को कंटिन्यू किया और मौजूदा हुकूमत ने भी अपनी हर मुमकिन कोशिश की 2 महीने तक कि हम किसी तरह यही फॉर्मूला चला लें। देखिए, शॉर्ट टर्म पॉलिटिकल गेन्स के लिए हर कोई सियासत करता है, कोई भी पार्टी हो। मैं किसी को नहीं कह रहा कि कोई सिर्फ एक पार्टी करती है, हर दौर में हुआ। आपने राइटली पॉइंट किया कि बहुत सारे लोग इसको करते रहे हैं, लेकिन कुछ हकायक ये हैं कि इस इकोनॉमी पे जहां मुश्किल टाइम है वहां पे हमारी जो अशराफिया है, क्या उनकी मराद कम हुई हैं? क्या अशराफिया को
जो चीज़ें मिलती हैं, कोई भी अशराफिया हो, आपकी फौजी अशराफिया हो, पॉलिटिकल अशराफिया हो, सिविल ब्यूरोक्रेसी हो, इनको तकरीबन सालाना 17 बिलियन डॉलर की मराहत मिलती है। इसमें बिजनेसमैन भी आपके शामिल हैं, सब्सिडी भी शामिल है, टैक्स रिबेट्स वगैरह भी शामिल हैं। और एक छोटी सी चीज मैं ऐड करना चाहूंगा कि FATF का मामला, मैं इस चीज से एग्री करता हूं तलाल साहब से कि ये थोड़ा सा सियासी मामला भी होता है, वहां पे हुकूमत के किस तरह के ताल्लुकात हैं वो चीज भी काउंट करती है। और इसके अंदर जो मनी लॉन्ड्रिंग के मसाइल हैं वो भी बड़े इंपॉर्टेंट हैं। तो आप देख लें कि शहबाज शरीफ साहब, जिनके ऊपर खुद मनी लॉन्ड्रिंग के मुकदमात हैं, जिनको बरतानिया की नेशनल क्राइम एजेंसी ने इन्वेस्टिगेट किया, उनके अकाउंट मुंजमद किए, फ्रीज किए बरतानिया में, उनके होते हुए हम FATF से निकल आए, तो यकीनन कुछ ना कुछ इसमें सियासी मसाइल भी होंगे जो इमरान खान के साथ थे उनको, और इस हुकूमत के साथ नहीं है। मुनीब साहब, वेरी इंटरेस्टिंग टेक बाय अख्तर साहब। वो ये कह रहे हैं मैं जानता था आप बोलना चाहेंगे। जी कंटिन्यू तलाल साहब, जल्दी से बोलिए। जी 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 बोलिए। मंसूर साहब, गुजारिश ये है कि यही वो एक अपने सियासी मुखालफों से बदला लेते, पाकिस्तान से बदला ना लेते। जब मुल्क का वजीर आजम हर मुल्क में खड़ा होकर कहेगा कि साबिक वजीर आजम ये देखे मनी लॉन्ड्रिंग करता था, तो फिर फेटअप में ही डलेगा ना। जब आप इस तरह के, और उसके बाद NCA ने जो कहा, उसके बाद किसी ने शर्मिंदगी का इजहार ना किया। छोड़ दे शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ से उनसे माफी ना मांगे, पाकिस्तान से माफी मांगे कि पाकिस्तान पर धब्बा लगा। मैं तो कहता हूं ना जी, ये सवाल है, ये गलत इकदा, ये चीज है। और उसके बाद किसने कहा था कि आप ललकारें और क्या कहते हैं कि टेलीफोन की वजह से आप एक पूरे अपने मुल्क के तलकात जो है एक अच्छे भले बड़े मुल्क से खराब कर दे? किसने कहा था कि आप अपने सियासी मुखालफों को पर्चा देने के लिए उनके इन्वेस्टर्स को कमरों में बंद करके तशद्दुद करें, टर्की के इन्वेस्टर्स को? किसने कहा था कि आप सऊदिया और वो जो टेलीफोन पर आप बड़ी बड़ी कॉन्फ्रेंसों पे ना जाएं? सो इसलिए मैं ये कहता हूं कि पिछली हुकूमत की मिसमैनेजमेंट, मिस हैंडलिंग ऑफ द इश्यूज, और खुसूसन क्या कहते हैं अपने सियासी मुखालफों से बदला लेते लेते उन्होंने पाकिस्तान से बदला लिया है, जिसका काज़मी साहब इजहार कर रहे हैं। अच्छा जी, मुझे इजाज़त दीजिएगा। मुनीब साहब, ये आप समझते हैं, जिस तरह भी काज़मी साहब ये फरमा रहे थे कि कोई ना कोई तो इन्होंने किरदार अदा किया है कि एक मुल्क के वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़ मनी लॉन्ड्रिंग के एक्यूजेशंस हों, उनके ऊपर इल्ज़ामात हों, इसके बावजूद FATF जो है वो ये फैसला करे कि नहीं जी, पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से निकालने का प्रोसीजर जो है वो शुरू किया जाना चाहिए। इज़ दिस अ फेयर आर्गूमेंट? देखिए, अतर साहब का ये अपना आर्गुमेंट है, उस आर्गुमेंट का मैं एहतराम करता हूं, लेकिन मेरी राय इस पे जरा मुख्तलिफ है। देखिए, मैंने पहले भी अर्ज किया कि यहाँ थोड़ी सी समझ की, थोड़ी सी नहीं, काफी बहुतात है ना समझी की भी, जो हमारे मुल्क के अंदर खासतौर से केसेस बना रहे होते हैं। मैंने आपको पहले भी अर्ज किया मंसूर साहब कि मनी लॉन्ड्रिंग ऐसे ही नहीं किसी पर इल्जाम लग जाता। मनी लॉन्ड्रिंग का वो तो आप किसी को भी डाल दें उसके अंदर, आधे पाकिस्तान के बिजनेसमैन को डाल दें आप, लेकिन आप साबित करेंगे ना, आपने शहबाज शरीफ हो, हमजा शहबाज हो, या फॉर दैट मैटर कोई भी हो, कि जो पैसा उन्होंने वो चाहे मकसूद चपड़ासी है या XYZ है या जो भी कुछ है, वो पैसा प्रोसीड ऑफ क्राइम है, वो किसी जुर्म से जुड़ा है, यानी करप्शन से जुड़ा है, वो किसी कमीशन से जुड़ा हुआ है, वो किसी किकबैक से जुड़ा हुआ है, वो एक्सटॉर्शन का पैसा है, वो 2 नंबरी का पैसा है, या तो एस्टैब्लिश हो जाए, फिर तो वो क्लासिफाई कर जाएगा एज मनी लॉन्ड्रिंग। अगर नहीं तो वो धड़ाम से सारा केस नीचे गिर जाएगा। वो लेकिन मुनीब साहब, मुनीब मुझे सिर्फ इंटरसेप्ट करने की इजाजत दीजिएगा। ये इसमें इमरान खान साहब ने एक्चुअली आज अपने अकाउंट से एक ट्वीट किया, उन्होंने एक पूरी लिस्ट वहां पे ट्वीट की है कि जी देखें फलां लोग हैं और ये इनको दिल के दौरे पड़ रहे हैं, ये जाँ बहक हो गए, इंतकाल हो गए, बड़े एक अजीब तरीके से जो है वो इन लोगों की यहाँ से रुखसती हो रही है इस दुनिया से। तो उस पर उन्होंने बहुत बड़ा सवालिया निशान उठाया सर, तो इसके ऊपर भी तो बताइए ना, मतलब वो तहकीकात किस तरह होंगी फिर? देखिए, वो तो मुझे लगा कि वो कोई थ्रिलर है उसका, उन्होंने वो कोई होता है ना कि वो एक फेंकते हैं ट्विटर के ऊपर, आप शेयर करते हैं, क्योंकि ऐसा सनसनीखेज किस्म का थ्रिलर है कि यहाँ पर तो हमारे जो मुल्क के वजीर आजम है, ये तो कोई मतलब वंडर वर्ल्ड से हैं कि बंदों को खामखा हार्ट अटैक करवा देते हैं, सोचते हैं उनकी रास्पुटीन की तरह दिमाग ऐसा है, सोचते हैं और लोगों को हार्ट अटैक हो जाता है। बट ये तो चले एक लाइटर साइड पे बात है, लेकिन मैं आपको इतना जरूर बता दूं, मुझे बाकी नहीं पता, मैं अपने किसी एक कॉमन फ्रेंड के पास बैठा हुआ था,
मैं डॉक्टर रिजवान साहब को अल्लाह ताला गरीक रहमत करे, बहुत अच्छे इंसान थे। मैं उन्हें ज़ाती तौर पे जानता था, मुलाकात भी रही, और ये मामलात उस वक्त चल रहे थे तो उनसे गपशप भी लगती थी। तो एक कॉमन फ्रेंड के पास मैं बैठा तो उन्होंने मुझे बताया कि डॉक्टर साहब अल्लाह बख्शे, ही वाज अ कैंसर सर्वाइवर, और उनको हार्ट की कोई तकलीफ नहीं थी, और उनकी फैमिली से किसी ने बताया कि इट वाज अ सडन हार्ट अटैक एंड ही कुडंट सर्वाइव। सो कोई ऐसा नहीं था कि जी किसी ने आके उनको कोई, और वो अपने घर में अपनी फैमिली के साथ रह रहे थे, कुछ ऐसा नहीं था। लेकिन जो मुझे दोस्त ने बताया। अब यहाँ पर आप निकाल लें जी कि मकसूद चपड़ासी को भी यही इम्प्लाई कर रहे हैं ना इमरान खान साहब के, मियां नवाज शरीफ या मियां शहबाज शरीफ ने मरवा दिया, फलाने बंदे को मरवा दिया, एक जो है उसको हार्ट अटैक करवाया लेकिन वो सर्वाइव कर गया, एक का रीजन ऑफ डेथ जो है अपेरेंटली जो मैं पढ़ सका हूँ वो पता ही नहीं है। सो फिर तो आप ये इट्स अ फ्री फॉल ना जी, फिर तो आप ठीक है, ये राना सनाउल्लाह साहब भी लोगों को ऐसे ही मरवाते हैं, फोन करते हैं वो, जैसे आप मैं और आप देखते हैं मूवीज के अंदर, फलाने को टपका दो, फलाने को ये कर दो, फलाने को वो कर दो। तो मतलब कोई थोड़ी सी लॉजिक भी होती है ना जी, ऐसे ही तो नहीं लोगों को फड़काते। मैं जरा अतर साहब से कमेंट लेना चाहूंगा आपकी इस बात के ऊपर। अतर साहब ये मुनीर साहब जो बातें इजाफा कर दो। मेरी गुजारिश ये है इमरान खान साहब अब अगर लिस्ट के साथ 2 नाम 4 और भी ऐड कर देते कि सेठ वकास वो जो थे जज से पेशावर हाई कोर्ट के, वो कैसे फौत हो गए, और अरशद मलिक जो है वो ये अचानक कोरोना कैसे हो गया, कैसे फौत हो गए, जो जिनके बारे में हमारे अरशद मलिक तो की हमारे पास वो एज ए विटनेस आना था ना जी, कि ब्लैकमेल किसने किया, किस तरह हुआ, वो वीडियो साथ वो भी ट्वीट के लगा दे। मैं तो चाहता हूँ इकट्ठे ही सारों का कोई ना कोई कमीशन या कुछ बनना चाहिए ताकि इकट्ठा ही हिसाब हो जाए। नहीं वैसे तलाल साहब आप तो हुकूमत में, आप खुद क्यों नहीं तहकीकात करवा लेते सर? गुजारिश ये है कि हमारी जो हुकूमत है ना जी वो वाइज हुकूमत है। हमारी हुकूमत कोई इनकी तरह नहीं है कि हर चौथे दिन आके पर्चे लहराएं और पर्चे दें और वहां जी एक हंगामा खड़ा करें और निकले कुछ ना। कुछ अकल सूझबूझ होनी चाहिए। खुदा के वास्ते समझ जाएं पाकिस्तान का कानून के उसमें अगर कोई इस तरह एक्सीडेंट, अगर तभी मौत हो तो और तरह होती है, नहीं तो दूसरी मुकदमा तो और तरह होते हैं। किसने पोस्टमार्टम करवाया है? करवा लें आज, फिर कब्र कुशाई करवाएं ताकि पता चल जाए चीजें। ऐसे ही तो नहीं ना बातें करके ट्वीटे करके आप एक माहौल बनाए। तो मुझे ये बताएं वो कहां गए 35 पंचर, वो कहां गए जी वो ऑडियो वीडियो जो हम पर इल्जाम लगते रहे पहले भी। उस तरह तो देखिए अल्लाह गरीक रहमत करे, डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन साहब अल्लाह ताला वो फौत हो गए, वो भी कहते थे मैं पता नहीं क्या क्या इंकशाफात कर जाऊंगा, वो भी अल्लाह को प्यारे हो गए। तो वो जिसके बारे में इंकशाफात करने जा रहे थे तो वहां पर भी कल कोई कह सकता है जी कि उनको भी किसी ने खुदा ना खास्ता उनका किसी ने कत्ल करवाया है। ये तो फिर आप लोगों पर लगाई जाए इल्जामात को विदाउट एनी कॉन्क्रीट एविडेंस। अतर काज़मी साहब मेरे ख्याल में जो बाकी हमारे पैनलिस्ट हैं उनका जो पॉइंट अगर जो मैं समझ सका हूं वो ये है कि इमरान खान साहब कंस्पिरेसी थ्योरीज के पीछे ज़्यादा जा रहे हैं, कॉन्क्रीट एविडेंस नहीं है इन तमाम तर चीज़ों के हवाले से। और मतलब जिस बात है अमरीकी मरासला जो है उसके ऊपर भी बात हो रही है, उस पर ISPR भी अपनी एक पोजीशन ले चुका है। इमरान खान साहब उससे भी एग्री नहीं करते। उसके बाद ये जो मुबैना तौर पे कत्लों की बात की जा रही है कि ये नहीं, ये तो नेचुरल डेथ थी। तो ये कंस्पिरेसी थ्योरीज की बुनियाद के ऊपर ये मामला आगे चल रहे हैं, इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए ऑब्वियसली इस तरह की कोई बात हो तो उसका यकीनन एविडेंस होना चाहिए। और पाकिस्तान के अंदर बहुत सारी चीजें कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज पे चलती हैं। जब मोहतरमा कलसूम नवाज साहिबा बीमार थी, लंदन में एडमिट थी, तो उस जमाने में भी हमने देखा कि सियासी मुखालफिन ये इल्जामात लगाते रहे कि उनकी तबीयत बिल्कुल ठीक है। बल्कि पीपल्स पार्टी के तो एक रहनुमा ने कह दिया कि ये शरीफ खानदान का अपना हॉस्पिटल है, और फिर हमने देखा कि वो इस दुनिया से चली गई। तो मेरे ख्याल में इस तरह के इल्जामात नहीं लगाने चाहिए। मैं बिल्कुल कंप्लीटली एग्री करता हूं। लेकिन ये किस पीपल्स पार्टी के रहनुमा की बात कर रहे हैं अतर साहब? ये मैं उनका कहना चाहता, आप गूगल करेंगे तो आपको पता चल जाएगा, आपके सुनने वाले। चलो मैं ले देता हूँ, मैं ले देता हूँ। आप एतजाज हसन साहब की बात कर रहे हैं जी। अब आपने खुद ही जिक्र कर दिया तो बिल्कुल नहीं वो इसलिए फैक्चुअली जरूरत इस बात की है कि पता होना चाहिए ना। एतजाज हसन साहब ने जो स्टेटमेंट दी थी उसके बाद उन्होंने माफी मांग दी थी इस बात के ऊपर। जी बिल्कुल, पर वो यहाँ पे मौजूद नहीं है तो इस वजह से मैंने कहा कि मैं उनका नाम ना लूं तो बेहतर है, इसलिए कि वो डिफेंड करने की पोजीशन में नहीं थे, यहाँ पे वो नहीं थे। अच्छा, दूसरी बात मैं ये कह रहा हूँ कि यहाँ पे हकायक क्या है। हकायक ये हैं इस केस के अंदर
कि मनी लॉन्ड्रिंग का जो इल्जामात हैं वो FIA उनके ऊपर फर्द जुर्म आयद करने वाली थी। पैसे आए मकसूद चपड़ासी के अकाउंट में, आप अरबों रुपए किसी और के अकाउंट में क्यों भेजेंगे? अगर ये बिजनेस ट्रांजैक्शन है तो बिजनेस अकाउंट्स क्या पाकिस्तान के अंदर मुंजमद हो गए हैं? कोई चीज तो है ना जो ऐड अप नहीं होती। बाकी किसी की तबई मौत है या तबई मौत नहीं है, किसी ने कत्ल का इल्जाम लगाया है। खान साहब ने तो सिर्फ 4 कत्लों का इल्जाम लगाया। राना साहब के ऊपर आबिद शेर अली साहब के वालिद ने कितने कत्लों का इल्जाम लगाया हुआ है? तो मेरे ख्याल में तो उस पर भी तहकीकात होनी चाहिए। तो इल्जामात तो लगते हैं इस जमात के ऊपर, ये कोई पहली दफा खान साहब नहीं लगा रहे, इनके अपने लोग लगाते हैं कि हमारे लीडरान इस किस्म की हरकतों में मुलविस हैं। तो फिर जब इस तरह की सूरत हाल होगी तो दीगर लोग भी बात करेंगे, तो तहकीकात होनी चाहिए कि किस तरह इन लोगों की अमवात हुई। और उसके साथ साथ जरूरी नहीं होता कि कोई जहर ही दिया हो। आपने मकसूद चपड़ासी को उठा के दुबई में बैठा दिया, उसके ऊपर इतना प्रेशर है कि वो उससे भी उसकी मौत वाक़ई हो सकती है। यही चीज डॉक्टर रिजवान साहब के साथ हुई। हमजा शहबाज साहब ने तहकीकात के दौरान उनसे किस किस्म का रवैया रखा कि दिन तब्दील हो जाएंगे, हम आपको देख लेंगे। आते साथ FIA के अफसरान के तब्दील करना उनको शुरू कर दिया गया, उनको हटा दिया गया। तो ये सारी चीजों का प्रेशर होता है। तलाल साहब, आप लोगों की हिस्ट्री, सर अतर साहब फरमा रहे हैं, आप लोगों की हिस्ट्री बड़ी खराब है। आप लोग प्रेशर डालते हैं लोगों पे। मकसूद चपड़ासी को भी आप लोगों ने यहाँ से निकाल दिया। FIA के एहलकारों के ऊपर भी जो है वो आप लोग उनके ऊपर बहुत प्रेशर डालते हैं, जिसकी वजह से ये अमवात की वजह ये भी हो सकती है। पूरी हुकूमत वफाकी, सूबाई और पाकिस्तान की ऐसी हुकूमत इमरान खान की थी जिसको अदारों की इतनी सपोर्ट हासिल थी कि जब पाकिस्तान बना है उसके बाद ये मिसाल नहीं मिलती। उसके बावजूद ये नाकाम रहे हैं कोई एक इल्ज़ाम साबित करने में। अरशद मलिक की वीडियो, उसके बाद जिस तरह का एहतसाब और जिस तरह का शहजाद अकबर साहब का करैक्टर की स्टोरीज है वो आपके सामने है। अब ऐसे ही रोना रो रहे हैं। और भाई 3.5 साल, पौने 4 साल आपकी हुकूमत थी या नहीं थी? क्यों नहीं निकाली कोई करप्शन? कितना टाइम आपको और चाहिए मेरे भाई? कोई दे दे आपको क़यामत तक? भाई आप बातें करते हैं, यानी आप बातें तो इस तरह कर रहे हैं जैसे आपको कभी हुकूमत में आई नहीं। और उसके बाद जी हम FIA के अफसर नहीं बदल सकते क्योंकि फरा गोगी ने लगवाए। यानी फरा गोगी अफसर लगा सकती है, हम आकर नहीं बदल सकते। मैं आपको बताऊं, ये कहते हैं प्रोसिक्यूटर्स बदले। मरियम नवाज के केस में जो प्रोसिक्यूटर है वो इमरान खान के वकील हैं, वो PTI के वकील हैं, वो काफ लीग के वकील हैं। 2 प्रोसिक्यूटर्स की बात कर रहा हूं। यानी आपके जाती वकील जो है वो हमारे खिलाफ प्रोसिक्यूटर बने, उसमें हम कुछ ना कहें। आप अपने अफसर गोगी से लगवाएं, अपनी पसंद के लगवाएं, शहजाद अकबर लगाए, उसको बदला ना जाए। और सुप्रीम कोर्ट ने जो लिखा है इस एहतसाब के बारे में जरा पढ़ दें, वो मैंने नहीं लिखा, NCA ने जो लिखा है वो पढ़ दें। उसके बावजूद अभी रोना रो रहे हैं। वो जी ऐसे हो गया। वो बहुत शुक्रिया तलाल चौधरी साहब, सर काज़मी साहब आपका और मुनीफ फारूक साहब आपका। नाज़रीन, प्रोग्राम से अब तक इतना ही। कल आपसे इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।